अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। जो आप लोग फीडबैक भेजते हैं वही एक खूबसूरती होती है, जिसमें मैं जब आपको स्टोरी सुनाता हूं और आप उसका फीडबैक सुनता हूं तो खुशी इसी बात की होती है कि मैं उस मकसद में कामयाब हो गया। वो 40 मिनट, वो 30 मिनट आपकी ज़िंदगी के इतने खूबसूरत गुजरे, इतने अच्छे गुजरे, इतने यादगार गुजरे कि आप जब नीचे लिखते हैं कि पता ही नहीं लगा टाइम कैसे गुजर गया। दिल करता है सुनते ही रहें, सुनते ही रहें। और जब कुछ लोग लिखते हैं कि एक स्टोरी को मैं 3-3 4-4 दफ़ा सुनता हूं तो खुशी होती है कि वो चीज़ ना सिर्फ आपको अच्छी लगी है जिसकी वजह से आप बार बार सुन रहे हैं, बल्कि मकसद भी यही था कि आप लोग इतनी देर के लिए दुनिया की टेंशनों, परेशानियों, मुसीबतों और सब चीज़ों को भुला के आप रिलैक्स होके एक और जहां में पहुंचें और मैं इस तरह का नक्शा खींचूं कि आप अपने आप को स्टोरी के अंदर मौजूद पाएं। इसलिए आप जब फीडबैक में लिखते हैं कि हमें लगा कि हम उस स्टोरी के अंदर खुद से मौजूद हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। लव यू एंड थैंक यू सो मच। आज की जो स्टोरी है जी, सच्ची कहानी है। जो मैं आपको दो स्टोरियां हैं जो सुनाने जा रहा हूं, एक मेरी अपनी ज़ात से जुड़ी है और एक स्टोरी जो मैंने बहुत सारे लोगों, तकरीबन इस वक्त 22 कहानियां हैं जो मेरे पास आ चुकी हुई हैं। आप लोग भेजते रहिए। मेरे जो नंबर है व्हाट्सएप का नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है और मेरा जो जीमेल है उस पर भी आप मुझे भेजिए। इंशाल्लाह मैं इसको प्रोग्राम में जल्दी शामिल करूँगा। मैंने पहले भी एक वाक़या सुनाता हूँ अक्सर, लेकिन भूल जाता हूँ कि आपको नेक्स्ट स्टोरी में सुनाऊँगा, तो आज याद रखा इसको आपको सुनाता हूँ। मुल्तान में उन दिनों में जॉब करता था, रोही टीवी में हेड ऑफ प्रोडक्शन था, 3-4 शोज़ का एंकर भी था, प्रोड्यूसर भी था, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ थीं। तो सुबह जाता था और वापसी का कोई टाइम नहीं होता था, रात को किस टाइम मैं फ्री हूँ। अमूमन 12 भी बज जाते थे, 1 भी बज जाता था। मैंने एक मकान शिफ्ट किया। पहले 2-3 लड़के मेरे साथ रहते थे, फिर मुझे लगा नहीं मुझे अकेला लेना चाहिए, मैं अपनी मर्ज़ी से रहने का आदी हूँ। तो मैंने वहाँ पे एक 3 बेडरूम का मकान लिया। ऊपर वाला पोर्शन था वो सेपरेट, उसका रास्ता था, सब सेपरेट था। नीचे कोई भी नहीं रहता था। शायद मालिक मकान कभी कभी आते थे या क्या था, नीचे बंद था, मैं ऊपर होता था। अक्सर यूं होता था कि रोही टीवी में एक फैमिली का इस तरह का हमारा माहौल था कि रात 8 बजे से पहले तो वापसी होती ही नहीं थी। बहुत जल्दी भी कभी अगर आ गए 6 बजे तो समझिए साल में शायद एक दफ़ा ऐसा हो। अमूमन 9, 10, 11, 12, 1 बजते थे। ऐसा ही हुआ एक रात। नया नया ये मैंने मकान लिया था, अभी सामान मेरा अंदर बिखरा पड़ा था, मैंने सेट नहीं किया था। 3 बेडरूम थे, 2 बड़े बेड थे और एक दरमियान वाला जो था वो छोटा बेडरूम था। तो उस रात मेरी प्लानिंग थी कि आज रात बेशक वीकेंड है तो मैं रात सारी जागूंगा, लेकिन आज कम से कम कमरे, सामान सारा सेट कर दूंगा। हफ्ता या कुछ 4-5 दिन मुझे हो गए थे उस मकान में शिफ्ट हुए, आज इसको कम से कम सेट कर ही दूँ। लेट फारिग हुआ ऑफिस से, वही रूटीन। सैटरडे नाइट थी तो मैं तकरीबन, मुझे याद है एग्जैक्ट टाइम याद नहीं, कोई 10, 11, 12 का ही टाइम था, इनके बीच में, कंफर्म मुझे नहीं याद। मैं ऑफिस से घर पहुंचा, दरवाज़ा ओपन किया और गुमसुम सा कुछ, शायद ख्यालों में गुमसुम सा था, मुझे आज भी ये बात अच्छी तरीके याद है। सीढ़ियां चढ़ता हुआ मैं आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जाने लगा। जब मैं आखिरी सीढ़ी भी क्रॉस कर गया तो सामने पूरी वो बिल्डिंग थी जिसमें सामने बेडरूम और पूरा घर था। एक लाइट थी जो मैं जाते हुए अक्सर ऑन कर जाता था। बेडरूम तीनों की लाइट्स ऑफ होती थी, बाहर की लाइट्स, जिसको सहन कह लीजिए आप। और उस रात जब मैं अपने ख्यालों में गुमसुम सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते ऊपर पहुंच गया और बिल्कुल मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं गुमसुम सा हूं, ख्यालों में खोया हुआ हूं। अभी मैंने 2 कदम ही उठाए थे, सामने मेरा रूम था जिसको जाके मैंने ओपन करना था। मैंने जेब में बेध्यानी में हाथ डाला
शायद मोबाइल निकालना चाहता था, लेकिन ये काम मैंने ऐसे अनजाने में किया कि जिस तरह मोबाइल, मैंने उस वक्त मेरा मोबाइल का शायद कोई काम नहीं था, लेकिन ऐसे शायद कुछ सोच रहा था कि कॉल करनी है, क्या करना है, क्योंकि ये आज भी मुझे इसलिए याद है कि मेरा हाथ ऐसे पैंट की जेब में गया और मोबाइल निकालने के लिए, और उसी लम्हे मेरी आंखों ने जो देखा, वो जो सामने डोर था वो बंद था, सिंगल जो डोर होता है, और उस डोर के बिल्कुल नीचे 1.5-2 साल का 2.5 साल का एक बच्चा बैठा हुआ था। मैं स्टोरी सुनाते हुए आज भी खौफजदा हो जाऊंगा, मेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसा बच्चा जो मुझे आज भी याद है, जिसके जो कपड़े थे फीके कलर के, उसके रंग थे, ऑफ वाइट नहीं, इसी तरह का कोई थोड़ा सा मैला सा शलवार कमीज उसने पहना हुआ था। और अमूमन आपने देखा होगा जब कोई बंदा सो रहा होता है या परेशान होता है तो इस तरह बाजू करके सर रख लेता है। ऐसे अमूमन आपने देखा होगा, टांगे दोनों जोड़ के इंसान इस तरह करके सर इस तरह बाजुओं पे रख के, यानी कि टांगों के बीच में उसका सर होता है, नीचे की तरफ देख रहा होता है, उस अंदाज में बैठा हुआ था। हालत हो रही है मेरी ऐसी। जब मैंने उस बच्चे को देखा तो मेरे 1 सेकंड्स के अंदर मुझे ऐसा लगा कि ये सेकंड्स के अंदर गेम हुई है, लेकिन वो क्लियर सामने बैठा हुआ था। और जब मैंने उसको देखा तो 1 सेकंड के अंदर मैंने सोचा कि ये बच्चा कहाँ से आया। मेरे जहन में कतई नहीं था ये कि कोई ऐसी मखलूक है, मेरे जहन में था कि किसी हमसाये का बच्चा है, कहाँ से आ गया है, कोई बॉल लेने आया, पाकिस्तान में अमूमन ऐसे होते हैं, कोई चीज़ गिरी है इसकी लेने आया, फंस गया, वापस नहीं जा सका, क्या हुआ है, क्योंकि नया नया मेरा वो मकान था। अभी ये चंद सेकंड ही हुए थे ये बात मुझे सोचते हुए कि उसी बच्चे ने अपना सर ऊपर उठाया। हो मेरी हालत अभी भी इस तरह की हो रही है। उसने अपना जब सर उठाया तो फुटबॉल की तरह एक बड़ा सा उसका मुंह था, जो जिस्म से बहुत ज़्यादा बड़ा था, यानी जो अगर बच्चे का इतना बड़ा सर नहीं होता, ऊपर से नॉर्मल था लेकिन फेस, और जब पूरा उठाया तो एक फुटबॉल की तरह बड़ा सर था। लेकिन वो आज भी मुझे खौफनाक आंखें याद हैं जो बिल्कुल ब्लैक थी और बहुत बड़ी थी, इंसानी आंख से 3-4 गुना बड़ी थी। हमारी आंख का तो एक वो हिस्सा वाइट भी है, उसके अंदर ब्लैक भी है, उसका ऐसा कुछ नहीं था, वो ऐसे ब्लैक ही था जो दूर से भी मुझे नजर आया। और बहुत बड़ी उसकी आंखें थीं, इतनी बड़ी थी कि उसने मेरी आंख वो झपकाई, और जैसे ही उसने सर उठाया और आंखें झपकाई तो खौफ से वो जो मैंने अनजाने में बेध्यानी में मोबाइल उठाया था मेरे हाथ से गिर गया था। क्योंकि मोबाइल मुझे आज भी याद है, इतना मैं खौफजदा हुआ था, झटका लगा था मुझे कि मोबाइल मेरे हाथ से गिर गया था और मेरी आंखों के सामने ही सिर्फ उसने सर उठाया, मुझे देखा और गायब हो गया। कई दफ़ा सोचता था वो ये स्टोरी सुनाऊं, फिर मैं कहता था नहीं यार, वो मेरी आंखों के सामने गायब हो गया। अब मैं अपनी जगह पे बुत बना खड़ा हुआ था। कौन था, क्यों था? क्योंकि जिसको मैं बच्चा समझ रहा था, अब मुझे जब उसने सर उठाया था मुझे पता लगा था ये बच्चा नहीं है, कोई सही जिन का बच्चा है या कोई और मखलूक है। ये जिस तरह एलियंस होती हैं, बड़ा सा सर होता है और अजीब सा मुंह होता है। जब वो गायब हुआ तो कन्फर्म हो गया कि ये कोई जिन्नात में से था। बहुत सारे मेरी ज़िंदगी में तो इस तरह के वाक़यात होते हैं, लेकिन वो शायद मैं अलर्ट नहीं था, एक अनजाने में मोबाइल निकाल रहा था, सोचो मैं गुम था, अलर्ट नहीं था, इसलिए मेरा झटका निकला, वो इतना खौफनाक था, मोबाइल भी गिरा। मुझे आज भी याद है कि मैं अच्छा खासा डर गया था। लेकिन जब वो गायब हुआ तो मेरा ये दिमाग और दिल कह रहा था कि ये मेरा वहम नहीं है, मैंने उसको क्लियर देखा है। बाजू को होता है ना, आप कहते नहीं मेरा वहम तो कोई झलक थी, नहीं, वो इतना टाइम के लिए सामने आया और उसने मुझे आंख उठा के देखा भी और आंखें झपकी के मुझे लगा ये मेरा वहम नहीं है। 100% मैंने किसी को बैठे हुए देखा और फिर वो गायब हो गया। अब मेरा इम्तिहान था कि मैं वापस मुड़ जाऊं या इस घर के अंदर जाऊं। तो मैंने फ़ैसला किया कि मैंने इस घर के अंदर रहना है, और इस तरह के वाक़यात तो मेरे साथ होते हैं, तो फिर मैं खौफज़दा क्यों हो रहा हूँ। खैर मैंने अपने आप को कवर किया, मैं अल्लाह जानता है किस तरह मजबूत किया अपने आप को। उसके बाद फिर मैं चलता हुआ पढ़ाई की, वहीं खड़े होकर मैंने पढ़ाई की, सारी फूंकें मारी, और उसके बाद फिर मैं दरवाज़ा खोल के मैं अंदर रूम में गया और मैं रूम में जाके बैठ गया कि क्या देखा है, क्या करूं, अगला स्टेप क्या होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ भी है पहले से है, मेरे आने से, क्योंकि मैं इस तरह की हरकतें करता हूँ, मेरे आने की वजह से हुई है, मैं अब क्या, मुझे अगला स्टेप क्या लेना चाहिए। तो मैं इस फैसले पे पहुँचा कि मुझे इनसे बात करनी चाहिए, जो मखलूक भी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे रहना है और मेरा रहना मुश्किल हो जाएगा, तो मुझे इनसे बात करनी चाहिए। मैं काफ़ी देर लगी मुझे ये फ़ैसला करते। उसके बाद मैंने फ़ैसला किया और
खड़े होकर मैं आज राज आपको बता रहा हूँ। मैंने बाकायदा ऊंची ऊंची आवाज़ में कई दफ़ा कहा और हर कमरे में जाके कहा कि मैं यहाँ पे रहने आया हूँ, मेरा मकसद हरगिज़ आपको तंग करना नहीं है, आप भी अल्लाह के मखलूक हैं, यहाँ पे रहते हैं, अगर पहले से हैं तो मतलब इस तरह की बहुत सारी बातें की नहीं करनी चाहिए। बहुत सारी मैंने इस तरह की बातें की जिस पे मेरा मकसद ये था कि इस तरह करते हैं, मुझे ये 2 रूम काफ़ी हैं, एक बड़े वाला और एक साथ छोटे वाला, ये मैं अपनी रिहाइश के लिए रख लेता हूँ, यहाँ पर मैं रहूँगा। आप अगर यहाँ पे रहते हैं और रहना चाहते हैं तो ये तीसरा रूम है, ये मैं आपको देता हूँ, यहाँ पे कोई भी नहीं आएगा, मैं इसको बंद रखूँगा, ये रूम आप ले लें। इस तरह की कोई मैंने बातें की, मकसद आपको समझ आ गया। मैंने क्लियर उनको इस तरह कहा, जिस तरह भी एक तरीका होता है कि ये रूम आपका हुआ और ये बेडरूम और ये साथ वाला बेडरूम मेरा हुआ, वहाँ मैं कोई सामान नहीं रखूँगा, वो खाली छोड़ दूँगा। और यही किया वहाँ। उसके अंदर सुबह तक मैं जागता रहा, सोया नहीं। फिर मैं अपने लग गया कामों में, लैपटॉप पे इधर उधर ये वो सारा और सामान सेट करने में, कि मेरे अंदर खौफ जो था कुछ कम हुआ। सुबह उठ के मैंने वहाँ से जितना भी सामान था रात को नहीं उठाया, सुबह उठा के वो सामान भी इधर उधर शिफ्ट कर दिया। कुछ बॉक्स वगैरह खाली थे वो मैंने छोड़ दिए थे। अब मैं जितना अरसा उस मकान के अंदर रहा हूँ, मैंने कभी भी उसके अंदर ना किसी को जाने दिया, ना खुद गया। कभी कभी ऐसे चक्कर जरूर लगाते थे। मैं जो वाक़या सुनने का मकसद, मेरे मामू, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, मामू इम्तियाज़, उनकी डेथ हो गई है। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी थे और मामू भी थे, बहुत बहादुर थे। मेरे पास आए एक दफ़ा मुल्तान और मुझे कहते, मामू ये कमरा क्यों बंद किया हुआ है? वो भी मुझे प्यार से मामू कहते थे, दोस्ती थी बहुत ज़्यादा उनके साथ। तो मैंने कहा, मामू ये दोस्तों को दिया हुआ। कहते, कौन से दोस्त, बता, मुझे तो बता। मैंने कहा, मामू पता तो है आपको, मैं इस तरह के पंगों में ये जिन्नात को दिया हुआ। तो हंसना शुरू हो गया। तो मुझे कहते, यार अब तू मुझे भी, मैं तेरा मामू हूँ यार, तो मुझे भी बेवकूफ़ बनाएगा, केड़े जिन्नात को दिया हुआ है? ऐसे सराकी में हम बात करें। मैं कहा, मामू सीरियसली यकीन मानिए कि ये वाकई जिन्नात को दिया हुआ है, यहाँ पे जिन्नात हैं, आपको सच बता रहा हूँ, यहाँ पे नहीं जाना। वो इस बात को मजाक समझा कि जैसे मैं उसको डराने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके साथ फन कर रहा हूँ। मेरा भी पीर पहुँचा हुआ है, ऐसे मजाक में कहते हैं, मैं भी किसी का यूँ, इस तरह की बातें हुई। मैं कहा, चलिए आइए फिर आपको दिखाता हूँ। बाजिद हो गए जब मुझे के विज़िट करवाओ। पहले मैं नहीं माना, उनको लेके फिर आखिर मजबूर करने पे मैं उस बेडरूम में गया। रात का टाइम था, हमने उसने बेडरूम को खोला और वो डरे हुए नहीं थे, बड़ा ब्रेव थे उस वक्त तक। हमने रूम को खोला, अंदर गए और लाइट मैंने ऑन नहीं की, लाइट ऑफ रखी कि अगर हमने फील करना है तो देखते हैं। तो लाइट, वो कहते ज़रा लाइट जला तो सही, मैं हालत तो देखूँ। मैंने उनकी खातिर कुछ सेकंड्स के लिए लाइट जलाई, 5 सेकंड के लिए, 4 सेकंड के लिए लाइट ऑफ कर दी। अभी हम अंदर खड़े ही थे कि आज भी मुझे वो वाक़या याद है कि मामू का भी दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई थी, वो शदीद डर गए थे उस वक्त। मैं भी थोड़ा सा डर गया था, इतना सही नहीं, मुझे अंदाज़ा तो था वो शदीद डर गए थे। हमने क्लियर किसी के गुस्से में धाड़ने की आवाज़ सुनी थी, जैसे गुस्से में कोई धाड़ा था कि तुम क्यों आए हो अंदर। और एकदम मामू ने मेरा बाजू पकड़ा था और खींच के मुझे बाहर ले आए थे, दरवाज़ा बंद कर दिया था। कहते नहीं। मैं कहा, क्या हुआ है? कहते नहीं, जो भी तुम कह रहे थे छोड़ दो, अब इस टॉपिक पे बात भी नहीं करनी। वो काफ़ी दिन मेरे पास रहे लेकिन उस कमरे के करीब भटके नहीं, और बहादुर तो थे। एक फ़िक्र कहते थे कि जो तुमने कहा वो सब सच है, वहाँ पे वो मखलूक रहती है, उस बात को मान गए थे। उस घर के अंदर बहुत सारे वाक़यात हुए थे। जितने भी मेरे कुलीग आते थे, ऑफिस के लोग भी, कभी कभी आप कहेंगे तो वाक़यात मज़ीद सुना दूंगा। वहाँ पे बहुत सारे वाक़यात हैं, उमर के साथ, फराज के साथ, जावेद के साथ, काफ़ियों के साथ वहाँ पे वाक़यात हुए थे। लेकिन वो घर जब तक मैं रहा, उस जिन्नात को देखे रहा। और जब मैंने वो घर छोड़ा और लाहौर शिफ्ट हुआ तो मालिक मकान को मैंने बता दिया था कि ये जो आपका घर है ये हॉन्टेड है, और ये वाला जो रूम है ये इस तरह इसमें मखलूक है, और इस तरह मैं रहता रहा हूँ और इस तरह है। तो उन्होंने कहा, क्या आप इनको निकाल सकते हैं? मैं कहा, नहीं, अब मैं जा रहा हूँ, और ये इस तरह की मखलूक है कि ये मुझे तंग इन्होंने आज तक नहीं किया। मैंने खैर बहुत सारी चीज़ें थी, उनको बता दी। अब मेरी ख्वाहिश है, मैं जब वापस पाकिस्तान, मेरे काफ़ी दिनों से जहन में आ रहा है, जब मैं वापस अभी पाकिस्तान जाऊँ तो मुल्तान मैंने विज़िट करना है, रिकॉर्डिंग के लिए जाना है राज की। तो उस घर को ना सिर्फ विज़िट करूं बल्कि आज आपको स्टोरी सुनाइए तो वहाँ पे रिकॉर्डिंग भी करूं, आपको वो कमरा भी दिखाऊं, अगर मुझे परमिशन मिल सकी। पता नहीं कौन रह रहा है कौन नहीं, लेकिन मेरी ख्वाहिश है आपको वो घर और कमरा दिखाऊं। वो वाकई बहुत हॉन्टेड था। चुड़ैल की मैंने आवाज़ सुनी हुई थी, रात को बारिश में मैं डरा था, बहुत सारे वाक़यात हैं वहाँ के, आप कहेंगे तो मैं आपको ज़रूर सुनाऊँगा। असलम, जो दूसरा वाक़या सुना रहा हूँ, एक फ़र्ज़ी नाम है, मुझे नाम इस वक्त भूला, उनका नाम था असलम। असलम रक्षा चलाता था, गरीब फैमिली से उसका ताल्लुक़ था, शादीशुदा था, 2-3 उसके बच्चे थे। काफ़ी काम शाम ढूंढा ये वो, जब कुछ ना कोई बंदोबस्त हो सका तो असलम ने रक्षा चलाना शुरू कर दिया। गुजर बसर ठीक हो रही थी, इतनी आमदनी हो जाती कि बच्चों के लिए ज़रूरियात ज़िंदगी, ज़िंदा रहने के लिए जितना भी सामान होता
मुहैया कर पाता, जिसमें रोटी, चीनी, दूध, आटा और ये वाली चीज़ें। ज़िंदगी सुकून से गुजर रही थी। जब हाथ तंग पड़ने लगता, घर में बीवी कोई फरमाइश करती कि बच्चे के लिए ये भी लेना है तो थोड़ा सा पैसा ज़्यादा दीजिए, तो वो क्या करता, ओवर टाइम लगाता। ओवर टाइम से मुराद वो फिर एक 8-10 घंटे 12 घंटे जो वो रक्षा चलाता, तो वो फिर ज़्यादा पैसे के लिए 15 घंटे 18 घंटे भी रक्षा चलाता। तो उससे क्या होता, कुछ पैसे उसको मज़ीद मिल जाते। ज़िंदगी गाड़ी इसी तरह चल रही थी। वो सुबह उठता, नाश्ता करता और रक्षा लेके निकल पड़ता। दिन का खाना कहीं किसी होटल पे बैठ के सस्ता सा खाना खाता, चाय का एक छोटा सा कप पीता और फिर अपने रक्षे में सवार होकर सवारियां उठाता और उनको उनकी मंजिल मकसूद पे छोड़ देता। जब रात होती याद आता बच्चे भूखे होंगे, उनके लिए सामान लेके जाना होगा, चीज़ें लेके जानी होगी, तो वो वापसी का रास्ता लेता और घर पहुंच जाता और फिर उसी तरह सुबह उठता और चला जाता। कई दफ़ा रात को ज़्यादा कमाने के लिए कि बीवी ने ये भी जो नई एक चीज़ें कहीं हैं लानी है तो उनके लिए कुछ ज़्यादा पैसा चाहिए, तो वो बाज़ औक़ात जो वो रूटीन में 8-9 बजे घर वापस आता, तो उस फरमाइश को पूरी करने के लिए वो रात को 2 बजे 3 बजे भी वापस आता। फिर बीवी ने कुछ बता दिया कि ये चाहिए, तो उसके लिए ज़्यादा पैसे चाहिए। तो वो समझ गया कि बीवी कहना चाह रही है आप कोई 2-3 रातें मज़ीद लगाइए और पैसे ज़्यादा कमा के लाइए, ये ख़र्चा ये पूरा करना है। उसने कहा ठीक है। नाश्ता किया और घर से निकल पड़ा। उसी तरह सारा दिन सवारियां उठा के जहाँ जो बैठता रक्षे में उसे किराया तय करता, शोर करता हुआ रक्षा चलता। रोड के बीच में कहीं कभी इधर से आवाज़ आती, कभी इधर से, कभी इधर से, कभी उधर से। जैसे ही मंजिल मकसूद आती, वो रक्षा रोकता, सवारी से पैसे लेता और उनका शुक्रिया अदा करता। सवारी के साथ कभी वो बात नहीं करता था, लेकिन कभी कभी कोई ऐसी सवारी आ जाती जो उससे खुद बात करने की कोशिश करती, तो उनसे बड़ी गप्पे लगाता, क्योंकि वो सारा दिन खामोश होता था। अगर कोई नहीं बोल रहा तो उनसे बात नहीं करता था, लेकिन अगर कोई खुद उसे बोलने की कोशिश करता तो वो दिल की भड़ास निकालता, फिर उसके साथ बहुत ज़्यादा गपशप करता, काफ़ी देर बोलता रहता, जब तक उसकी मंजिल मकसूद ना आ जाती वो उसके साथ बातें करता रहता। और सवारी जब उतरती तो खुश होकर उसको टिप भी दे के जाती, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। उस दिन भी सारा दिन वो इसी तरह खामोश रहा। कोई सवारी ऐसी ना आई जिससे वो बातें कर सके, और रात हो गई। अब ये वो टाइम था जब वो अमूमन घर चला जाता था, लेकिन उसको पता था कि 2-3 रातें अभी मैंने ओवर टाइम भी लगाना है, क्योंकि घर में ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। तो 2 बजे तक 3 बजे तक जो भी पैसे मज़ीद कमा सकता हूँ कमाऊँगा, फिर घर जाऊँगा। रात का 10 बजे का टाइम था। वो एक जगह पे रुका हुआ था, सड़क के किनारे उसका रक्षा रुका हुआ था। ऊपर लाइट सड़क के ऊपर जो लगी होती है सड़क को रोशन करने के लिए, वो जल रही थी। नींद उसको आ रही थी और वो ऊँघ भी रहा था और सवारी का इंतज़ार भी कर रहा था। रक्षा जब रोड के करीब सड़क के किनारे खड़ा होता है अमूमन रात के टाइम, तो अंदर वो गरीब ड्राइवर अमूमन सर टेक लगा के रक्षे से बैठे बैठे सो जाता है। बहुत ज़्यादा थका हुआ हो तो चादर अपनी लेके पीछे वाली सीट पे सो जाता है। आप जाके उसको जगाते हैं तो आपसे पूछता है जी बाबू जी कहाँ जाना है, आपके साथ तय करता है और रवाना होता है। वो अपनी चादर ओढ़ के पीछे लेटा तो नहीं था, लेकिन आगे बैठा बैठा सो रहा था। खामोशी थी क्योंकि रात के 10 बज चुके थे, लेकिन अभी भी गाड़ियों का शोर दिन वाला नहीं था। रात को इक्का दिक्का जो गाड़ियां गुजर रही थी उनका शोर तो था। तो उसको ऐसा महसूस हुआ नींद के अंदर कोई उसको जगा रहा है। उसने आंख खोली तो देखा 2 हसीन और जमील लड़कियां जिन्होंने मॉडर्न कपड़े पहने हुए हैं, जीन्स शर्ट और इस तरह का गेटअप किया हुआ है, वो उसके सामने खड़ी हैं और उसे जगा रही हैं। वो एकदम से उठ के बैठा और पूछा जी बताइए कहाँ जाना है। तो उन दोनों ने कहा हमें फलां जगह पे जाना है। तो उसने कहा जिस जगह पे आप कह रही हैं वहां पे तो लेट हो चुका है, वो तो रास्ता ही सारा वीराना है, और अगर मैं यहां से वहां तक गया तो एक तो सारा वीराना है और उस जगह पे आपको छोड़ के मुझे वापसी की सवारी नहीं मिलेगी, इसलिए मैं आपसे माजरत करूंगा, मैं वहां पे नहीं जा सकूंगा क्योंकि मुझे खाली आना पड़ेगा। तो उन लड़कियों ने कहा कोई बात नहीं, हम आपको डबल दे देंगे, वापसी का किराया भी हम आपको अदा कर देती हैं, क्योंकि हम 2 लड़कियां हैं और रात का टाइम है, काफ़ी टाइम हो गया, हमें घर पहुंचना है, मजबूरी है, हम किसी इमरजेंसी की वजह से रुक गई हैं। तो ठीक है, जो भी तुम्हारा किराया है वो आप
हमसे इस तरह तय करो कि वापसी का भी हम आपको दे देती हैं। मिसाल के तौर पे अगर 500 आपका किराया बनता है तो हम आपको डबल देंगे, 1000 देंगे। उसने सोचा रास्ता तो वीरान है, अकेला है, लेकिन एक काम करता हूँ, बच्चों के लिए जो बीवी ने कहा है कमाने को, तो पैसे भी डबल मिल रहे हैं। और इन्होंने अमूमन रक्शे वाले के साथ जो एक बहस होती है अक्सर लोगों की कि नहीं पहले कम करें, ये तो किराया बहुत ज़्यादा है, नहीं हम इतना नहीं इतना देंगे। उन्होंने कहा, इन्होंने कोई बार्गेनिंग भी नहीं की, जो मैंने मुंह से निकाला, क्योंकि उसको अंदाजा था कि जो मैंने रेट बताया है ये बार्गेनिंग करेंगी और मुझे कम करना पड़ेगा। लेकिन उसने बताए ही ऑलरेडी ज़्यादा इसलिए थे क्योंकि वो जाना नहीं चाहता था, वो जगह बहुत दूर थी और वीरान थी। तो उसने जान के एक इतनी अमाउंट बता दी कि इनकार ही कर देंगी। लेकिन वो ना सिर्फ जाने को लिए तैयार थी बल्कि उन्होंने कहा हम आपको वापसी का भी दे देंगे। तो उसके दिल में थोड़ा सा ये हुआ, बच्चे के लिए कम से कम 3 रातें मुझे नहीं लगानी पड़ेंगी, अगर इतना किराया डबल भी मिल जाता है तो मेरी 1 रात बच जाएगी, 3 की बजाय मैं 2 रातें ओवर टाइम लगाऊंगा, पैसे पूरे हो जाएंगे। उसने कहा जी बैठिए। दोनों लड़कियां जो मॉडर्न गेटअप में थी पीछे बैठ गईं। उसने रक्शे को स्टार्ट करने के लिए हाथ नीचे बढ़ाया और खींचा, रक्षा स्टार्ट हो गया। आजकल तो बटन वाले रक्शे आ गए हैं, पहले वो खींच के स्टार्ट करते थे। अब उसने रक्षा रोड पे चलाना शुरू कर दिया। एक शोर करता हुआ रक्षा आहिस्ता आहिस्ता, जितनी उसकी स्पीड होती है उस लिमिट के साथ, अपनी ओवर स्पीड नहीं बल्कि लिमिट की स्पीड के साथ आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। और वो खामोशी के साथ असलम बैठा रक्षा चला रहा था, क्योंकि उसको पता था ये 2 खवातीन हैं, ये बातें नहीं करेंगी, इसलिए वो उनसे बातें नहीं कर रहा था। अगर वो कोई सवारी खुद से जब तक बातें नहीं करती थी वो खुद से नहीं बोलता था। बातें करते 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 शहर का वो रास्ता, जहां तक वो आबादी, वो लाइट्स, वो उजाला था, वो अब गुजर चुका था। अब थोड़ी ही दूर वीराना आने वाला था कि उसको दूर लाइट के अंदर कोई खड़ा हुआ नजर आया जो उसको हाथ के इशारे से रोक रहा था। रात के टाइम अमूमन असलम ऐसे करता था कि अगर उसने सवारी बिठाई हुई है और कोई उसको और हाथ का इशारा करता था तो वो उसको लिफ्ट देने के लिए कि उस गरीब के पैसे बच जाएंगे, या टाइम ऐसा है कि ये परेशान ना हो, उसको अपने साथ अगली सीट पे फ्री में बिठा लेता था। और उसको अक्सर कभी कभी कोई इस तरह का सीनियर या इस तरह का कोई होता था तो वो हेल्प कर देता था। उस वक्त भी उसने देखा कि कोई उसको जो हाथ के इशारे से रोक रहा है, जूं जूं रक्षा उसके करीब जा रहा था तो लाइट की रोशनी जो उसके ऊपर पड़ रही थी उसमें उसका चेहरा क्लियर होता जा रहा था। एक इंतहाई बुजुर्ग जिसकी उम्र कोई 70-80 साल के करीब होगी, कमर उसकी हल्की सी टेढ़ी थी और डंडे के सहारे वो रोड के बिल्कुल बीच में आके इस तरह खड़ा हो गया था कि उसके रक्षे का रास्ता रोक रहा था। वो साइड पे खड़ा होकर भी हाथ का इशारा कर सकता था, लेकिन वो इस तरह आके आगे खड़ा हो गया कि जैसे वो कह रहा मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, रोको रोको रोको। मजबूरन उसको रक्षा रोकना पड़ा क्योंकि वो बिल्कुल उसके सामने था। जैसे ही रक्षा रुका वो बाबा उसके एक साइड पे आया तो उसने कहा जी बाबा जी क्यों रोका है? उसने कहा मुझे भी लिफ्ट दे दो, थोड़ा सा ही दूर मेरा रास्ते में है, तुम इसी तरफ जा रहे हो, इसके अलावा और कोई रोड यहाँ पे जाता नहीं, मुझे पता है तुम जा रहे हो, तो मुझे भी लिफ्ट दे दो, मैंने इस तरफ जाना है। उसने मुड़ के पीछे उन दोनों सवारियों की तरफ देखा, उन लड़कियों की तरफ देखा जिस तरह उनसे पूछना चाह रहे हो आपको कोई एतराज़ तो नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही बुजुर्ग बंदा है। जवान होता तो वो उसको कभी ना उठाता, लेकिन वो 70-80 साल का बाबा सा था तो फिर भी, लेकिन वो इजाज़त लेना चाहता था क्योंकि पीछे ख़वातीन बैठी थी कि कोई आपको एतराज़ तो नहीं, मैं इसको बिठा लूँ। लेकिन उसने जब मुड़ के पीछे की तरफ देखा तो वो इस तरह इग्नोर कर रही थी, वो आपस में बातें करने में लगी हुई थी। एक लड़की ने कान के साथ फ़ोन लगाया हुआ था और दूसरी उसकी बातों को सुनने के लिए उसने भी उसके साथ सर जोड़ा हुआ था। वो हंसते हुए इस तरह मगन थी कि एक लड़की का इस तरह फ़ोन लगा हुआ है और दूसरी ने अपना कान इस साइड पे लगा हुआ है जैसे वो बात सुन रही है, और वो मस्त सी। उसने एक दफ़ा आवाज़ भी दी बीबी जी बीबी जी, उन दोनों ने कोई तवज्जो नहीं दी, जिस तरह वो मैसेज दे रही हूँ कि तुम अपना काम करो, हम इधर ज़रूरी काम कर रही हैं। तो उसने कहा ठीक है जी बुज़ुर्गों बैठ जाएँ। उसने एक दफ़ा पूरा हुलिया देखा बुज़ुर्ग का, सफ़ेद कपड़ों में मलबूस वो बुज़ुर्ग जिसने सर पे एक छोटी सी पगड़ी वाइट कलर की रुमाल की बांधी हुई थी, उसकी पलकें, उसकी दाढ़ी, उसकी पूरे जिस्म पे जहाँ जहाँ फेस के ऊपर पलकें, दाढ़ी, ये सारे बाल सफ़ेद थे। उम्र के उस हिस्से में था जिस वक्त इंसान बिल्कुल बूढ़ा हो चुका होता है।
यहाँ तक कि सर के बाल जो हल्के से बाहर पटके से नीचे नज़र आ रहे थे, पगड़ी से नीचे नज़र आ रहे थे, वो भी सफ़ेद थे, फेयर कलर था उसका। हाथों पे, चेहरे पे झुर्रियों के निशान थे जो उसकी उम्र को जाहिर कर रही थी। उसने उसका हुलिया देखने के बाद खुद से फैसला किया, क्योंकि लड़कियां दोनों मसरूफ़ थीं और बुलाने पे भी तवज्जो नहीं दे रही थी, तो अब उसने खुद से फैसला करना था इस सवारी को बिठाऊं या नहीं बिठाऊं। तो इसलिए उसको एक नज़र देखना ज़रूरी था कि रात का ऐसा पहर है, कोई ख़तरनाक बंदा ना मेरे साथ बैठ जाए। तो उसने जब नीचे से सर, पाँव से लेकर सर तक देखा तो एक बुजुर्ग शख्स, चेहरे पे झुर्रियाँ, हाथों पे झुर्रियाँ, पलकें, भवें, सर के बाल, दाढ़ी सफ़ेद और स्टिक के सहारे, जो शायद कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो सोच रहा था, क्योंकि अक्सर डर जो लगता है, रक्शे वाले भी सोचते हैं कि ऐसी सवारी ना बैठ जाए जो बाद में गन पॉइंट पे पिस्टल निकाल के मुझे लूट ना ले। तो उसने उसको देखने के बाद अंदाज़ा लगाया कि ये ऐसी हरकत नहीं कर सकता, अगर इसने कुछ ऐसा करना भी हुआ तो ये तो एक हाथ की मार है, मैं जवान बंदा हूँ, इसको तो एक थप्पड़ लगाऊंगा, ये गिर जाएगा। उसने उस बुजुर्ग को कहा बैठ जाइए, थोड़ा सा साइड पे हुआ, अपनी वाली सीट पे जगह पैदा की और बुजुर्ग को साथ रक्शे पे बिठा लिया। रक्षा जो कुछ देर के लिए रुका था अब दोबारा चल पड़ा। लेकिन कमाल की बात यह थी कि वो दोनों लड़कियां अभी तक अपने मोबाइल के अंदर इस तरह मगन थीं कि एक बात कर रही थी और दूसरी सुनने की कोशिश, और साथ साथ हंस भी रही थीं और एकदम एक दूसरे के साथ अटकेलियां भी कर रही थीं। वो उसके कान में कुछ कहती, वो यकीनन किसी से बात कर रही थी, छेड़खानी कर रही थी, लेकिन वो अपने किसी काम में मसरूफ़ थी। क्योंकि जब उसने रक्षा स्टार्ट किया तो एक दफ़ा फिर जो सामने शीशा लगा होता है, उसी में ही ड्राइवर जो होता है, रक्षा ड्राइवर, अपनी पीछे बैठी हुई सवारी को देखता है। तो उसने जब सामने शीशे में देखा पीछे बैठी दोनों लड़कियों की, तो वो अभी तक वैसे की वैसे पहले की तरह मोबाइल में गुमसुम थी। रक्षा चल पड़ा। जो बुजुर्ग उसके साथ बैठा था यकीनन वो बातें करना चाहता था। तो उसने असलम से पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा जी मेरा नाम असलम है। बुजुर्ग ने कहा कितने घर में बच्चे हैं, शादीशुदा हो? उसने कहा जी मैं शादीशुदा हूं। कितने बच्चे हैं? और इसी तरह एक सिलसिला जो बातों का होता है दोनों के बीच में शुरू हो गया, यहां तक कि बातें बातों में पता ही ना लगा कि वो एरिया जो शहर की लाइटों का एरिया था खत्म हो गया और वो वीराने की उस कच्ची सड़क के ऊपर चलना शुरू हो गया था, जहां पे अब कोई भी रोशनी नहीं थी। सिर्फ रक्शे की आगे हेडलाइट से जो लाइट निकल रही थी उसी की रोशनी में आहिस्ता आहिस्ता वो रक्षा अपना आगे बढ़ा रहा था। एक पक्के सड़क से, एक शहर के सड़क से अब वो एक कच्चे रास्ते पे आ चुका था और उन दोनों का आपस में बातों का सिलसिला जारी था। बुजुर्ग उससे काफ़ी सवाल कर रहे थे और वो उनको जवाब दे रहा था। वो भी बीच में से बुजुर्ग के साथ कोई बात कर लेता और वो भी उसको जवाब दे देते। तो एकदम से बातें करते करते वो काफ़ी सफ़र कम हो चुका था। मंजिल मकसूद जहां पे उन्होंने पहुंचना था शायद कोई आगे 10-15 मिनट का ही रास्ता रह गया था। तो पीछे से उसको एक लड़की की आवाज़ आई, भाई। तो उसने मुड़ के उस शीशे में देखा जिसमें वो दोनों पीछे उसको नज़र आ रही थी। उसने शीशे में पूछा जी। तो उसने देखा वो दोनों अब फ़ोन अपना शायद बंद कर चुकी हैं और उसकी तरफ मुतवज्जो हैं। उसने कहा जी। उन्होंने कहा किससे बात कर रहे हैं? उसने कहा ये क्या कहा है? उसने कहा हाँ शायद इनको नहीं पता, क्योंकि ये उस वक्त फ़ोन पे बिजी थी, मैंने इनको बुलाने की भी कोशिश की थी, इन्होंने उस वक्त तवज्जो नहीं दिया, अब इनका फ़ोन बंद हुआ है तो अब इनको याद है इसलिए पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा जी ये बुजुर्गों से बात कर रहा हूँ, आप उस वक्त मसरूफ़ थी, मैंने आपको आवाज़ भी दी थी कि आपसे पूछ सकूँ जी इनको बिठा लूँ, तो आपने मुझे जवाब नहीं दिया, तो मैंने आपकी पूछे बगैर इनको बिठा लिया। तो वो दूसरी बोली किसको बिठा लिया? कह रहे जी ये बाबा जी जो बुजुर्ग बैठे हैं इनको बिठा लिया। कह रहे कौन सा बुजुर्ग? वो कह रहे ये जो मेरे साथ बुजुर्ग बैठे हैं इन्हीं के बारे में आपको मैं बता रहा हूं कि आप बातें कर रही थी, मैं इनको रास्ते में इन्होंने लिफ्ट मांगी और मैंने बिठा लिया। उन्होंने कहा कहां है बुजुर्ग? तो अब उसको एकदम झटका लगा कि ये मुझे क्या कह रही है, मैं समझ नहीं पा रहा। उसने और स्पीड स्लो कर दी और शीशे में देख के जो बात कर रहा था उसने गर्दन पीछे मोड़ी, क्योंकि अब स्पीड बहुत स्लो कर ली थी उसने, और गर्दन पीछे मोड़ के उसने कहा बेबी जी मैं समझा नहीं आप क्या कह रही हैं, ये जो बुजुर्ग बैठे हैं आपकी इजाजत के बगैर बिठा लिया, तो आप नाराज क्यों हो रही हैं? उसने कहा मैं नाराज नहीं हो रही, मैं तुमसे पूछ रही हूं बातें किससे कर रहे हो। अब उसको लगा जैसे सवाल कुछ उलझा हुआ सा है। उनको इस बात पे इतराज नहीं है कि मैंने क्यों बिठा लिया, उनका सवाल यह है कौन है तुम्हारे साथ? उसने कहा ये बुजुर्ग है। कहां है? उन्होंने कहा ये है।
ये कहां? उसने कहा ये मेरे साथ बैठे हुए हैं। उसने कहा तुम हमें डरा तो नहीं रहे हो? अब उसको लगा कि बात किसी और तरफ जा रही है। अब उसने एक तिरछी निगाह से बुजुर्ग को देखा तो बुजुर्ग ने भी ऐसे इजहार किया कि क्या हो गया भाई? हाँ हाँ मैं बैठा हूं। तो उसने पीछे मुड़ के कहा आप क्या कहना चाह रही हैं, मैं समझ नहीं पा रहा। उसने कहा हम ये देख रहे हैं तुम अकेले एक तरफ मुंह इधर करते हो और इधर किसी के साथ बातें करना शुरू कर देते हो, हमें डर लग रहा है, इस तरह की हरकतें ना करो, हमें डराओ नहीं। उन्होंने कहा बीबी जी मैं वाकई इस तरह आपको डरा नहीं रहा, मेरे साथ ये एक बुजुर्ग बैठा है, ये देखें सफेद कपड़े पहन के बैठा है, ये देखें इसकी पगड़ी है, ये देखें सारा कुछ है, बाबा जी आप बोले ना। तो बुजुर्ग ने कहका सा लगाया। जब बुजुर्ग ने कहका सा लगाया, उन्होंने कहा जी सुन लिया इनका कहका? उन्होंने कहा कौन सा कहका, हम तो नजर कुछ नहीं आ रहा, तुम कह रहे हो कहका सुन लिया। अब उसकी रोंगटे खड़े होने शुरू हो गए। अब को उसके दिमाग को जो बात आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रही थी वो ये थी कि जिस शख्स को मैं देख पा रहा हूं, जिस शख्स को मैंने अपने साथ बिठाया हुआ है, जिसका मैं कह रहा हूं कहका सुना आप लोगों ने, क्या ये सिर्फ मुझे सुनाई दे रहा है? क्या ये बात सच है कि उन दोनों को ये नजर नहीं आ रहा, इसकी आवाज भी नहीं सुनाई दे रही, कहका भी नहीं सुनाई दे रहा, और उनको लग रहा है कि मैं एवं ही किसी के साथ बातें कर रहा हूं जबकि मेरे साथ तो कोई बैठा है? तो उसने बुजुर्ग को ऐसे हाथ टच किया जैसे अपने दिल को तसल्ली देना चाहता हो कि वाकई मेरे साथ तो कोई बैठा है, ये गलत कह रही हैं। तो उसने जब बुजुर्ग पे जिस्म पे हाथ रखा तो बुजुर्ग ने और जोर से कहका लगाया। जब बुजुर्ग ने और जोर से कहका लगाया तो उसने फिर पीछे तरफ देखा उन लड़कियों की तरफ जैसे कहना चाह रहा हो अब कहका सुनाई दिया, इतना ऊंचा कहका। तो वो दोनों ना सिर्फ डरी हुई थी बल्कि एक दूसरे के साथ चिपकी हुई थी जैसे खौफजदा हो गई हों। अब एक ऐसा मंजर रक्शे के अंदर पैदा हो चुका था कि असलम खुद बहुत ज्यादा खौफजदा हो चुका था। इसका मतलब था जो भी उसके साथ बैठा था वो कोई इंसान नहीं था, वो कोई जिन था जो इंसानी रूप धार के उसके साथ रक्शे में बैठ गया था, और वो इतनी देर से एक जिन के साथ बैठा बातें कर रहा था। और जब उन लड़कियों ने महसूस किया कि वो किसी ऐसी ना नजर आने वाली मखलूक के साथ बात कर रहा है जो मुंह घुमाता है और उससे बात करता है और आगे से कोई जवाब नहीं आता, तो इसका मतलब है ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है, उनको नजर नहीं हो रहा। अभी ये वो सोच ही रहा था कि लड़कियां आहिस्ता आहिस्ता चीख मारना शुरू हो गई, कौन है रक्शे में, कौन है रक्शे में, जैसे उनका अंदाज हो तुम हमें डरा रहे हो या वाकई कोई रक्शे में आ गया है। और उसने जैसे ही अब बुजुर्ग की तरफ देखा तो बुजुर्ग का जो चेहरा था गुस्से से लाल हो रहा था, या क्या हो रहा था, उसको ऐसे लगा जैसे उसका चेहरा बदलने लगा है, ऐसे लगा जैसे उसके चेहरे के तासुरात तब्दील होने लगे हैं। वो जो इतनी मोहब्बत और शफकत से इतनी देर से उससे बात कर रहा था, अब उसका चेहरा आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ना शुरू हो रहा था, आहिस्ता आहिस्ता बदलना शुरू हो रहा था, क्योंकि उसके चेहरे से आहिस्ता आहिस्ता ऐसे गुस्सा और ऐसे खून सा टपकना शुरू हो गया था। उसको लगा कि अब ये वाकई जिन अपने असली रूप में आने लगा है गुस्से में, और ये मुझे खा जाएगा। एक गरीब शख्स जो सिर्फ बच्चों की रोजी के अलावा किसी चीज़ को ना जानता था ना पहचानता था, सिर्फ बच्चों के रोजी कमा के और ज़िंदगी इसी को समझ के सो जाता था, जब उसकी आंखों ने देखा कि वो जिन इंसानी रूप से वापस जिन के रूप में गुस्से में आ रहा है, तो बस उसको एक बात समझ आई, असलम भाग ज़िंदगी बचा। क्योंकि लड़कियां भी इस इंतज़ार में थीं, चीखें मार रही थी कि किसी तरीके वो रक्षा रोके और वो भी भागें इस रक्शे से, क्योंकि उनको भी पता लग चुका था कि इस रक्शे में जो उनको नजर नहीं आ रहा वो हो ना हो कोई जिन है। और ये बात असलम को भी समझ आ गई थी। अब एक ही ऑप्शन थी कि ब्रेक लगाओ और जान बचाओ, क्योंकि वो लड़कियां भी ऐसे इंतजार में थी कि रोको रोको रोको, चीखों के साथ जो उनकी आवाज आ रही थी रक्षा रोको, क्योंकि वो भी भागना चाह रही थी। रक्शे में एक जिन आके बैठ चुका था बुजुर्ग के रूप में, और असलम ने रक्शे की ब्रेक लगाई। रात की तारीकी इर्द गिर्द पता नहीं क्या था, लेकिन वो एक कच्चा रास्ता था। उस पे एक रक्षा जिसकी हेडलाइट हल्की सी रोशनी ऑन थी, क्योंकि रक्षा की आगे वाली लाइट भी कम होती है, जो कच्चे रास्ते को सामने दिखा रही थी। झींगड़ की बोलने की आवाज आ रही थी और एक रात की खामोशी थी, क्योंकि पक्की सड़क से कच्ची सड़क पे आते आते उसको काफी टाइम लग चुका था, इसलिए वो वीराने में आ चुका था। वीराने में खड़ा रक्षा जिस पे ड्राइविंग सीट पे असलम बैठा है, पीछे दो लड़कियां और साथ में एक जिन
रूप इंसान का धार के बैठा हुआ है। जैसे ही ब्रेक लगी, असलम ने अल्लाह का नाम लिया और एकदम से सामने की तरफ भागना शुरू कर दिया। आखिरी चीज जो उसने सुनी थी, महसूस की थी, देख नहीं सका था पीछे की तरफ, वो ये था कि लड़कियां भी जब उसने ब्रेक लगाई थी तो इस इंतजार में थी कि जल्दी से ब्रेक लगे और वो भी रक्शे के दरवाजा खोलें और भागें। जब वो उतरने लगा था तो उसको पीछे दरवाजे दोनों लेफ्ट राइट खुलने की जल्दी से आवाज आई, जैसे वो भी उतरना चाह रही हूं, लेकिन वो देख नहीं सका और उसने तेजी से भागना शुरू कर दिया। उसको मौत नजर आ रही थी, क्योंकि जिन, कभी उसने सोचा भी नहीं था कि उसके साथ इतना बड़ा वाकया हो जाएगा। जिन इंसान का रूप धार के उसके रक्शे में आके बैठ जाएगा। वो एक मासूम सा शख्स इतना खौफजदा हुआ कि उसने फिर कुछ नहीं देखा। जितनी तेजी से जान बचाने के लिए वो भाग सकता था, वो तेज भागता रहा। कब कहां पहुंचा उसको कोई होश नहीं, लेकिन सामने उसको बड़ी सी 2 लाइट्स नजर आई तो उसके दिल की धड़कन और तेज आई। उसको लगा जैसे मैं अब वाकई मरने वाला हूं। शायद कोई और जिन्नात तेज रोशनियों की सूरत में उसके सामने आ रहे थे। अब उसकी दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि उसकी हिम्मत जवाब देगी। उस मखलूक ने रोशनियों की शक्ल में उस पर हमला कर दिया था। वो हाँपा और जमीन पर गिर गया। कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ लम्हों के लिए वो बेहोश हो गया। होश उस वक्त आया जब उसको कोई गाल पे थपक रहा था और उसको होश दिला रहा था। उसने आंखें खोली तो नीचे लेटा, उसने देखा मैं जमीन पे लेटा हूं और मुझ पे कोई झुका हुआ है। उसने ऊपर की तरफ देखा तो 2 पुलिस वाले थे वर्दियों में, जो उसको जगा रहे थे और उससे पूछ रहे थे, उठो भाई, उठो उठो उठो। और अब वो होश में आ चुका था। आहिस्ता आहिस्ता उसकी मेमोरी वापस आई कि उसके साथ क्या हुआ है। उसने देखा वो जमीन पे गिरा हुआ है और पुलिस वाले उसको उठा रहे हैं। उन्होंने उसको मदद की, थोड़ा सा वो उठ के बैठा तो पुलिस वालों ने कहा क्या हुआ है। उसको जब वो सारा कुछ याद आया जो उसके साथ आया तो उसने कहा मेरे साथ रक्शे में जिन बैठ गया था। और उसने जल्दी जल्दी खौफजदा होकर वो कहानी सुना दी। तो उन पुलिस वालों ने कहा जल्दी से हमारे साथ गाड़ी में बैठो। उसने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मेरी जिंदगी को खतरा है। उन्होंने कहा हम हैं तुम्हारे साथ, सिर्फ 2 बंदे नहीं है गाड़ी में, और भी पुलिस वाले हैं, बैठो जल्दी से। उसको हौसला भी हुआ क्योंकि पुलिस वाले उसके साथ थे और उसको हौसला दे रहे थे। वो उनके साथ गाड़ी में बैठा। उन्होंने गाड़ी तेजी से दौड़ा दी उस सिमत में जिस सिमत में उन्होंने पूछा किस साइड पे तुम्हारा रक्षा था। उसने कहा फलां जगह पे। और जब वो तेजी के साथ गाड़ी दौड़ाते हुए पहुंचे तो उनको दूर से नजर आया, असलम ने भी देख लिया कि उसका रक्षा चलता हुआ जा रहा है और उसी कच्चे रास्ते पे वो रक्षा वापस जा रहा है। आगे आने के बजाय वो मुड़ चुका था और वापस जा रहा था। तो पुलिस वालों ने गाड़ी और तेज भगाई और उसको बिल्कुल रक्शे के आगे लाके खड़ी कर दी। अब जो मंजर था असलम की आंखों ने देखा, वो बुजुर्ग जो जिन था, सफेद दाढ़ी, सफेद कपड़ों में झुर्रियों से भरा हुआ चेहरा और हाथ, वो ड्राइविंग सीट पे बैठा रक्षा चला रहा था और वही लड़कियां दोनों उसके पीछे बैठी हुई थी। अभी जैसे ही पुलिस की गाड़ी उनके आगे आके रुकी कि उनको मौका ही नहीं मिल पाया, पुलिस वाले जो अलर्ट थे तेजी से भागे हैं। नीचे उतर के उन्होंने रक्षे को गने हैंड्स अप करवा दिया और गने उन्होंने अपनी इस तरह सीधी करके कहा रुक जाओ वरना गोली मार देंगे। अब असलम अपनी आंखों से मंजर देख रहा था कि रक्षा रुक गया और उनको कहा हाथ ऊपर उठाओ। लड़कियों ने भी और उस बुजुर्ग ने भी हाथ ऊपर उठाए। पुलिस वालों ने उनको नीचे उतार लिया और उसके बाद उनकी तलाशी लेने के बाद अंदाजा हुआ कि उनके पास कोई असला वगैरह नहीं है। अब असलम और परेशान था कि ये क्या मंजर है, या अल्लाह ये क्या माजरा है, ये मैं क्या देख रहा हूं। तो उसके बाद पुलिस वाले ने कहा तुम चलो हम तुम्हें बताते हैं, रक्शे में बैठो अपने। उसको रक्शे में बिठाया और कहा हमारी गाड़ी के साथ साथ आ जाओ। उन लड़कियों और उस बुजुर्ग को अपनी गाड़ी में बिठाया और सबको थाने लेके पहुंचे। और थाने इन्वेस्टिगेशन करने में पता लगा कि ये एक गिरोह है जो इस तरह वारदात कर रहा है बाकायदा, कि ये जो बुजुर्ग है इस तरह एक रास्ते में खड़ा होता है, ये रात को आके दोनों लड़कियां रक्षा हायर करती हैं और उसको मैसेज या फोन कर देती हैं कि हम रवाना हो चुके हैं। ये वो आके इस तरह खड़ा होता है और ये पीछे इस तरह मस्त हो जाती हैं जैसे हम आपस में बातें कर रही हैं और वो बातों में लगा लेता है। और जो भी रक्षे वाले को, ये ऐसे रक्षे वाले को लेके जाती हैं जो जरा डरपोक मासूम सा शक्ल से ही नजर आता हो कि ये डर जाएगा, ये हमारे हत्थे चढ़ जाएगा। तो उसके साथ इस तरह का ड्रामा रचाते हैं कि तुम तो किसी जिन के साथ बैठे बात कर रहे हो जो हमें नजर नहीं आ रहा, तुम्हें कैसे नजर आ रहा है। तो गरीब शख्स खौफजदा होकर भाग पड़ता है और ये उसका रक्षा लेके फरार हो जाते हैं। और ये उनकी चौथी पांचवी वारदात थी वो जो कर रहे थे। और पकड़े जल्दी इसलिए गए कि ये वारदात इसी ही पुल की तरफ करते थे। ये जो मखसूस रास्ता था इन्होंने बार बार जितनी दफा भी किया था इसी रास्ते पे ही ये वाली वारदात की थी।
अगर वो जगह बदल के करते तो शायद लेट पकड़े जाते, इतनी जल्दी ना पकड़े जाते। जब 3-4 इस तरह के पहले वाकयात हुए तो पुलिस अलर्ट हो गई और उसी ट्रैक पे उन्होंने गश्त करना शुरू कर दिया, फिरना शुरू कर दिया। अब क्योंकि वो रोज तो करते नहीं थे, कभी कभी करते थे, तो इनके हाथे नहीं चढ़ रहे थे। जब उन्होंने एक शख्स असलम को ज़मीन पे बेहोश लेटा हुआ देखा और उसको होश दिलाया, और जब होश में आया तो उसने बताया मेरे साथ ये वाकया है, तो वो समझ गए कि आज उस पार्टी ने, उस गिरोह ने फिर वही कार्रवाई की है जिसके लिए आज हम यहाँ पे आए हुए हैं। तो इसलिए उन्होंने असलम को गाड़ी में बिठाया और पुलिस तेजी से उस रक्शे को फॉलो करते उस तक पहुंची और उस गिरोह को गिरफ्तार कर लिया, जो इस तरह कराची शहर के अंदर वारदात करता था। उस बुजुर्ग को, जो इंसान ही था, जिन बनाकर इस तरह डरा कर रक्षा लूट लेते थे। बहुत सारे लोगों ने, जो कराची वाले हैं, ये वाकया पढ़ा भी होगा और कराची का एक ये मशहूर वाकया है और बहुत सारे लोग इसको जानते हैं और ये अखबारों में भी छपा था। ये एक ऐसा अजीब व गरीब वाकया था जो मेरी ख्वाहिश थी मैं आपको सुनाऊं कि लोग इस तरह भी जिन भूत बना के लोगों को बेवकूफ़ बना के लूट के ले जाते हैं। सो आज मैंने 2 कहानियाँ सुनाई, एक जो मेरी ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई थी, उस घर में और भी बहुत सारी वाकयात कहेंगे तो ज़रूर सुना दूंगा, और ये एक सच्चा वाकया जो मैंने आपको सुनाया। बहुत सारे लोगों ने जो मुझे स्टोरीज भेजी हुई हैं, आई एम रियली सॉरी। रात मुझे टाइम नहीं मिल सका 2 रातों से, मैं वरना 2 रातें कम से कम सुनता हूँ आपकी कहानियाँ, और जो सच्ची लगती है, रियल कहानी लगती है, उसको फिर मैं प्रोग्राम में शामिल करता हूँ। तो कहानियाँ काफ़ी आई हुई हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मैं फिर एक सच्ची कहानी उनमें से चूज़ करके ऑफ कैमरा स्टोरीज में इंशाल्लाह सुना दूंगा। आप लोग भी अपनी कहानी मुझे भेजना चाहते हैं तो मुझे भेजिए mmtvraz@gmail.com, ये मेरा मेलिंग एड्रेस है, इस पर सेंड कीजिए, या फिर मेरा जो व्हाट्सअप का नंबर है +9231366550, रिपीट +9231366550। इस पर मुझे अपनी स्टोरी भेजिए, लेकिन स्टोरी के एंड में लाजमी वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजिए या बेशक लिख के भेजिए। एंड में एक वर्ड स्टोरी, STORY, स्टोरी या उर्दू में स्टोरी लाजमी लिखिएगा, ताकि मुझे पता लग जाता होता है, 1000 मैसेज भी आया हुआ हो, 2000 भी हो, कि ये वाली जो है वो स्टोरी है, मैं उसको फौरन सेव कर लेता होता हूं। तो कहानी भेजने के बाद या लिखने के बाद एक लाइन स्टोरी जरूर लिख दीजिएगा। इंशाल्लाह एक और जबरदस्त स्टोरी में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।